Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Tanushree Tyagi और आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 of class 10th which is power sharing. So in this chapter we are going to deal with the sharing of power. Right? As we know कि sharing is caring. That's why we will see कि in democracies, in government, जब हम power को share करते हैं तो country की growth कितनी अच्छी होती है और क्या क्या better outcomes एक country में आते हैं. So this chapter को हम लोग power sharing का मतलब समझेंगे with two case studies of different countries which is Belgium and Sri Lanka. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या. As we noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of the democracy. तो हमें पता है कि democracy एक गवर्नमेंट का फॉर्म है. राइट, वी नो दैट देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है. तो हमें पता है कि हम लोग डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं. आप क्यों मानते हैं हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? बिकॉज डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है. यानी डेमोक्रेसी में किसी भी ऑर्गन के पास या किसी भी पर्सन के पास सारी पावर्स नहीं होती है. पावर इज इक्वली डिवाइडेड और यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है डेमोक्रेसी में. राइट तो हमने यही पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि डेमोक्रेसी में किसी भी ऑर्गन के पास सारी पावर नहीं है, सबके पास अपनी अपनी पावर है. अब हमें पता है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमें पता है कि लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज फॉर अ कंट्री. लेजिस्लेचर को हम लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं हमारी कंट्री के लिए. एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूटिव्स वो काम करते हैं लाइक दे इम्प्लीमेंट द लॉज. जैसे कि लेजिस्लेचर ने कुछ लॉज बनाए तो वो जनता इंप्लीमेंट करे, वो कौन करता है, वो कौन देखता है? हमारे एग्जीक्यूटिव्स. और जुडिशरी मींस ऑल द कोर्ट्स. लेट्स टेक हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर द जुडिशरी. जुडिशरी में डिस्प्यूट्स जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो जुडिशरी सॉल्व आउट करती है. तो सबके पास अपनी अपनी पावर है. राइट, लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अलग है और जुडिशरी के पास अलग है. हम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी के पास सबसे ज्यादा पावर है या एग्जीक्यूटिव के पास सबसे ज्यादा पावर है. सबके पास इक्वल पावर्स डिवाइडेड है. राइट तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, let's get hit into the lesson. चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. और अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है, अगर गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग नहीं होती है, डोमिनेंसी का रूल हो जाता है, तब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या डिफिकल्ट सिचुएशंस में कंट्री पड़ सकती है. राइट सो बेल्जियम के बारे में स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, इवन स्मॉलर देन हरियाणा. तो यहाँ बेल्जियम के बारे में बताया है कि बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है और वो हमारे हरियाणा से भी छोटी है. इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. तो आपकी बेल्जियम अपने बॉर्डर शेयर करती है जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग के साथ. इसकी पॉपुलेशन, इस कंट्री की पॉपुलेशन भी अराउंड 1 करोड़ है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ से परेशानियां शुरू होती हैं. तो बेल्जियम एक है तो वैसे बहुत ही छोटी कंट्री, बट इसका एथनिक कंपोजिशन, यहाँ वर्ड आता है एथनिक कंपोजिशन. तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आ सोशल डिविजन. राइट जब हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो हम उससे कह देते हैं कि एथनिक कंपोजिशन है. यानी एक ही रिलीजन या एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग कंट्री में नहीं है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है. ठीक है, ये बात समझ आ गई. तो है तो ये बहुत ही छोटी कंट्री, बट यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है.
ओके, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, another 40% people live in the Wallonia region and speak French, and remaining 1% of the Belgian speak German। तो यहाँ हमें बताया है कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से जो 59% पॉपुलेशन है वो डच बोलती है और फ्लेमिश रीजन में रहती है, यानी डच का कोई पार्ट है जिसको फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लेमिश एरिया में आपके डच स्पीकिंग लोग रहते हैं और ये 59% है, ठीक है। पूरी कंट्री का टोटल पॉपुलेशन के 59% of the people speak Dutch language and lives in the Flemish area, Flemish region. Okay, so it is very important. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. तो कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में 59% और डच पीपल हैं जो डच बोलते हैं और 40% आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और वो वलोनिया रीजन में रहते हैं। ओके, सो अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच, and remaining 1% of the Belgian speak German as a language। तो another 1%, यानी 59 plus 40 equals to 99। तो बाकी का 1% जो है वो जो बेल्जियंस हैं, यानी जैसे इंडिया के पीपल को हम इंडियंस कहते हैं, वैसे बेल्जियम के पीपल्स को हम बेल्जियन कहते हैं। ओके, सो बेल्जियन कहाँ रहते हैं? 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफी अजीब सी सिचुएशन है कि भाई 59% पीपल तो डच है यार और 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, बट ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, राइट। ब्रुसेल्स में ये जो सिचुएशन है वो एंटायरली रिवर्स है, यानी मतलब कि जैसे कि बेल्जियम में आपके हमें दिख रहा है कि डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में, सबसे ज्यादा मात्रा उनकी है, 59% है। वेयरएज आपकी जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है दैट इज ब्रुसेल्स, वहां के 80% of the people speak French language while only 20% are Dutch speakers। माई गुडनेस, तो देख रहे हो सिचुएशन एकदम रिवर्स हो चुकी है, एंटायरली रिवर्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स वेयर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर इन अ मेजॉरिटी and Dutch speaking community is in minority, whereas in the whole country Dutch speakers are in majority and French speaking community is in minority। तो यहाँ देख सकते हो कितनी टेंस्ड और कितनी परेशानी वाली सिचुएशन है ना, राइट। तो आई गेस अगर आपको ये बात नहीं समझ आई होगी तो आई विल टेल यू कि हाँ ये क्या बता रहे हैं कि आपका जो पूरा बेल्जियम है उसमें आपका कौन मेजॉरिटी में है? मेजॉरिटी में है ऑफ कोर्स डच पीपल, राइट। डच आपके मेजॉरिटी में है, वेयरएज आपके बेल्जियम के एक कैपिटल सिटी, राइट, आपके बेल्जियम के एक सिटी ब्रुसेल्स में कौन मेजॉरिटी में है? फ्रेंच आ रही ना मेजॉरिटी। तो यानी बहुत ही अजीब सी टेंस्ड सिचुएशन है। ओके, तो आई गेस ये वाली बात तो आप सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। परफेक्ट। टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज, तो यानी अब यहाँ ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स टेंशन का तो माहौल हो गई, राइट। कौन सी दो कम्युनिटीज के बीच में? ऑफकोर्स फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में, लाइक लड़ाइयां तो होंगी ऑफकोर्स क्योंकि इतना अजीब एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम में। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, made the Dutch speaking community angry who got the benefit of economic development and education much later। तो यानी यहाँ एक और बात बताई जा रही है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि रिच पीपल, जो आपके रिच पीपल होते हैं वो हमेशा पॉपुलेशन में कम होते हैं, राइट, कम होते हैं। मैंने एरो बना दिया नीचे की तरफ, यानी पॉपुलेशन में कम होते हैं। तो रिच पीपल आर ओनली वेरी इन माइनॉरिटी, ठीक है। रिच पीपल देखोगे अगर हमारे इंडिया में देखोगे बहुत कम है, बट गरीबी बहुत ज्यादा है, राइट। और वैसे ही जो आपके पुअर पीपल होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती। तो सिमिलरली ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, है ना, ये जो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है ये जो माइनॉरिटी में है, ये बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल थी। ऑफ कोर्स जो रिच होगा वो पावरफुल तो होगा ही। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ये WAS आना था यहाँ, बाय मिस्टेक हो गया है, तो वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ऑफ कोर्स एक तो वो माइनॉरिटी में थे, राइट, और रिच और पावरफुल थे, तो इससे डच स्पीकिंग कम्युनिटी उनसे बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, एंग्री थी,
क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को जो एजुकेशन का बेनिफिट है और ये जो सारे एजुकेशन और जॉब्स के बेनिफिट हैं वो उन्हें बहुत बाद में मिले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बाद मिला है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा, जो उनकी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है ना उसका फायदा इन डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत बाद मिला। इन्हें एजुकेशन बहुत बाद में मिली, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले, राइट। Special problem in capital city Brussels was that the Dutch community was in majority in the whole country but minority in the capital. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. यहाँ यही लिखा है लास्ट पॉइंट में कि ब्रुसेल्स में तो एकदम स्पेशल टाइप की सिचुएशन हो गई थी कि जो पीपल राइट जो लोग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है, डच कम्युनिटी जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है बट वो कंट्री की कैपिटल में ही माइनॉरिटी में है, whereas the population of French speaking community which is minority in the whole country that is in majority in the capital city of the Belgium which is Brussels। तो ये बात समझ आ गई। तो सिचुएशन आपकी ऐसे याद रख लो कि कैपिटल सिटी में आपकी जो सिचुएशन है वो इंटायरली रिवर्स हो जाती है, ओके राइट। अब हम पढ़ लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो अभी तो हमने बेल्जियम के बारे में देखा और बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम है उसको हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन वेरी क्लोज टू तमिलनाडु। ऑफ कोर्स वी नो कि श्रीलंका हमारे सदर्न कोस्ट तमिलनाडु के पास है, बहुत ज्यादा पास है, राइट। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन और श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers, which are 74%, and the Tamil speakers, which are 18%. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीलंका में भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। श्रीलंका के 2 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो सिन्हाला स्पीकर्स एंड देन द तमिल स्पीकर्स, राइट ये बात समझ आ गई। तो सिन्हाला स्पीकर्स पूरी कंट्री में 74% है, whereas आपके जो ये तमिल स्पीकर्स हैं वो ओनली 18% है, ओके। तो अगेन एक बेल्जियम जैसी सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो गई है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा तमिल स्पीकर्स के बारे में। ये जो तमिल स्पीकर्स हैं दे आर सब डिवाइडेड, राइट, दे आर डिवाइडेड इनटू श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो व्हाट इज बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके जो तमिल है वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे आपके इंडियन तमिल्स। ऑफ कोर्स तमिलनाडु इंडिया के पास है, राइट। तो अभी हम समझेंगे कि इंडियन तमिल्स क्यों है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो श्रीलंकन तमिल्स आपके 13% है, ओके बच्चा। श्रीलंकन तमिल्स आपके 13% है, राइट, परफेक्ट। तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये आपके श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज्यादातर रहते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने देखा था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी कौन से रीजन में रहती है? फ्लेमिश रीजन में, whereas फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आपकी वेलोनिया रीजन में रहती है। सिमिलरली आपकी ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो आपके कहाँ रहते हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि आपके जो तमिल्स हैं वो तो हमें पता चल गया कि नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में रहते हैं आपकी श्रीलंका में, और आपके जो ये सिन्हेला स्पीकर्स हैं, राइट, ये जो सिन्हेला स्पीकर्स है कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बुद्धिस्ट। तो ये जो ये सिन्हेला स्पीकर्स हैं ये बुद्धिस्ट रीजन को मानते हैं।
while most of the Tamils, ये जो तमिल्स हैं आपके, जो श्रीलंका तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं, बेसिकली ये दो रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई भी दो रिलीजन, कुछ हिंदूज हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। और कंट्री में श्रीलंका सिन्हेला स्पीकर्स और श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स के अलावा आपके 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो बहुत तमिल भी बोलते हैं और उनमें से कुछ सिन्हेला भी बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ओके बच्चा, सो आई थिंक आई एम वेल बीइंग इन एक्सप्लेनिंग यू। तो यहाँ एक और बार मैं अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तमिल में सब डिविजन क्यों है? श्रीलंकन तमिल्स तो बच्चा वो हो गए जो लोकल तमिल्स है, जो नेटिव्स है श्रीलंका के, यानी वो श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं। इंडियन तमिल्स वो है जो आपकी कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश रूल के समय इंडिया से, राइट, इंडिया से या फिर तमिलनाडु से बेसिकली आए थे श्रीलंका में एज स्लेव्स और समथिंग, ठीक है। तो जब वो कॉलोनियल पीरियड में आए, कॉलोनियल पीरियड से रह रहे हैं वो श्रीलंका में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? वेरी ग्रेट। ओके, तो यहां हमें क्या पता चला कि श्रीलंका के मेजर सोशल ग्रुप्स हैं सिन्हेला स्पीकर्स जो 74% है एंड तमिल स्पीकर्स जो 18% है। तमिल स्पीकर्स में अगेन सब डिविजन है, कुछ तमिल्स आपके श्रीलंकन तमिल्स है जो 13% है और कुछ आपके इंडियन तमिल्स है। रिमेनिंग 13% तो आपके श्रीलंकन हो गए और वो जो रिमेनिंग है 4-5% वो आपका कितना है? वो आपके कौन है? इंडियन तमिल्स है, ठीक है। और 7% क्रिश्चियंस है जो आपके कुछ, उन 7% में कुछ आपके सिन्हेला भी बोलते हैं और कुछ तमिल बोलते हैं। सिन्हेला स्पीकर्स कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? विच इज बुद्धिस्ट, राइट, दे आर बुद्धिस्ट। वेयर एज आपके जो ये तमिल स्पीकर्स हैं वो उनमें से कुछ हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। तो ये श्रीलंका का ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का है, आई होप सो कि समझ आ चुका होगा, राइट? या परफेक्ट। अब हम देखेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बेल्जियम में किस तरह का एथनिक कंपोजिशन है और श्रीलंका में किस तरह का एथनिक कंपोजिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि बेल्जियम में ऑफ कोर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है पूरी कंट्री में, तो वो अपनी विल माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पे डाल सकती है। ऑफ कोर्स डच आ रहे ना मेजॉरिटी, तो वो ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली श्रीलंका में भी कुछ ऐसा हो सकता है, राइट, कि सिन्हेला कम्युनिटी जो अगेन मेजॉरिटी में है वो अपनी विल इंपोज करे पूरे श्रीलंका में, अपना पूरा रूल चलाए श्रीलंका में, राइट। और ऐसा होने से ऑफ कोर्स मेसी पार्टीशन हो सकता है। ऑफ कोर्स पार्टीशन का सबसे बड़ा चांस होता है सोशल डिवीजन। तो ऑफ कोर्स अगर हमने जब ये दो बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ी, उनकी सिचुएशंस को जाना, तो ऑफ कोर्स पार्टीशन इज आल्सो वन थिंग दैट कुड हैपन, राइट। उसके अलावा सिविल वॉर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज में आपका सिविल वॉर भी आता है। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है जब कंट्री के लोग ही आपस में लड़ाई करते हैं, वॉर विद इन द कंट्री, दैट इज नोन एज सिविल वॉर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक हमने सोचा था, अभी तो हमारे दिमाग में यही चल रहा हो ना कि बेल्जियम में ऐसा हो सकता है या श्रीलंका के लोग ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम थी, राइट, सोशल डिविजन की, ये दोनों कंट्रीज ने कैसे हैंडल करी और इनमें से किस कंट्री ने ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी, ठीक है, राइट। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट श्रीलंका, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो मेजॉरिटेरियनिज्म, पहले तो हम इतने बड़ा शब्द जो आया है हमारे सामने मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म एक वर्ड सा है विच इज मेजॉरिटी, है ना। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी का मतलब तो हमें सबको पता है कि मेजॉरिटी जो ज्यादा न्यूमेरिक पॉपुलेशन जिसकी होती है, जो लोग ज्यादा नंबर में होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, दैट इज मेजॉरिटी। मेजॉरिटेरियनिज्म का ये मतलब होता है, ये एक बिलीफ है, ये एक विश्वास है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो कम्युनिटी किसी देश में मेजॉरिटी में है, उसी कम्युनिटी को रूल करना चाहिए ओवर देयर कंट्री, यानी उसी कंट्री पे उनको रूल करना चाहिए और सिर्फ अपनी ही विल इंपोज करनी चाहिए। तो यानी इस शब्द से तो आप समझ गए कि श्रीलंका ने तो कुछ गड़बड़ करी है। ऑफ कोर्स श्रीलंका ने कुछ गड़बड़ करी है, अब वो गड़बड़े हम यहां पढ़ेंगे। ओके, सो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब समझ आ गया कि अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड एबल टू रूल अ कम्युनिटी इन व्हिचएवर वे इट वांट्स, किसी भी वे में,
by disregarding the wishes and needs of the minority. माइनॉरिटी को छोड़ो, बस मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी कंट्री पर रूल करेगी जैसे भी वो चाहे, ठीक है। तो एक डोमिनेंसी का रूल आ जाता है यहाँ, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका emerged as an independent nation in 1948। तो हमारा कंट्री 1947 में आजाद हुआ था। जस्ट आफ्टर 1 year after India's independence, Sri Lanka also got its independence. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो यहाँ तो शायद कुछ बताने का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है। ऑफ कोर्स हमें समझ आ चुका है कि यहाँ सिन्हेला कम्युनिटी ने पहले से ही सोच रखा था। जैसे ही उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, सिन्हेला स्पीकर्स ने पहले से ही ये सोच रखा था कि हम अपनी कंट्री में अपना डोमिनेंसी का रूल लाएंगे, मतलब हम मेजॉरिटी कम्युनिटी ही रूल करेगी, ठीक है, ताकि सिन्हेला की सुप्रीमेसी हो, ताकि सिर्फ हमारा ही राज चले हमारी कंट्री पर। तो ये फर्स्ट आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, आई गेस। परफेक्ट। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तब उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट से ये हुआ कि जो सिन्हेला, ऑफ कोर्स हमने देखा कि सिन्हेला स्पीकर्स यानी वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हेलीज बोलते थे, राइट, सिन्हेला बोलते थे। तो सिन्हेला स्पीकर्स ने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, और उससे क्या हुआ कि आपकी जो सिन्हेला लैंग्वेज थी वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। यानी जो तमिल लैंग्वेज थी उसको उन्होंने हटा दिया, ओके। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हेला पीपल फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। तो अब हर जगह, चाहे वो एजुकेशन हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो या कहीं भी कुछ भी हो, वहां पर किसको फेवर किया जाने लगा, सिर्फ सिन्हेला स्पीकर्स को। अच्छा, तुम सिन्हेला स्पीकर हो, तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम नहीं हो, तुम तमिल स्पीकर हो, जस्ट गो आउट। तो ये बात होने लगी थी वहां। तो यानी आप देख सकते हो कि बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी आने लगी है ना। तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। The Constitution was stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो यानी अब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने रिलीजन यानी बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको ही प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। आगे बात समझ। तो यानी हमारी कंट्री का कोई और रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब बाहर में गए, हमारा सिर्फ एक रिलीजन है विच इज बुद्धिज्म, और हम इसी को ही प्रोटेक्ट करेंगे और इसी को ही आगे प्रमोट करेंगे। आगे बात समझ। Government policies coming after one another increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. All these government policies discriminated them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो ये जो गवर्नमेंट की नीतियां आ रही थी, ये पॉलिसीज आ रही थी बार बार, राइट, ये जो पॉलिसीज बार बार आई जा रही थी, इनसे श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ के लोकल तमिल्स थे, जो वहाँ पैदा हुए, उनके दिल में बहुत ही ज्यादा एलियनेशन की भावना आ गई थी। एलियनेशन का मतलब होता है एलियनेट हो जाना, एलियन मतलब अलग हो जाना एकदम। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमें सबने निकाल दिया यहाँ से, अब ये जो श्रीलंका है ये तमिल्स की नहीं है, सिर्फ सिन्हेला स्पीकिंग पीपल की है, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोगों की है, राइट। अब ये जो कंट्री है ये हमारी नहीं है। तो उनमें ऐसी ऐसी बहुत दुख वाली भावना आ रही थी। All these government policies discriminated them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. Of course, बहुत ही ज़्यादा discrimination face करना पड़ रहा था श्रीलंकन तमिल्स को, right? तमिल speakers को ही करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा discrimination face. उन्हें कोई equal opportunity नहीं मिल रही थी, education नहीं मिल रहा था, उन्हें jobs नहीं मिल रही थी, right? The tension and problems between these two communities increased. ऑफ कोर्स अब इतनी ज्यादा गलत काम करने से ऑफ कोर्स टेंशन तो बढ़ेगी, लड़ाइयाँ, भेदभाव की भावना, राइट, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था, तो ऐसे ही लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा था। ओके, श्रीलंकन तमिल्स
अब हम थोड़ा श्रीलंकन तमिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब ये सब हो रहा था, जब सिन्हेला पार्टी, जो सिन्हेला की जो सिन्हेला पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो सिन्हेला की गवर्नमेंट थी, राइट, जब ये सब कर रही थी सिन्हेला गवर्नमेंट, तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? They made their own political party and organizations. तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई. They struggled for recognition of Tamil also as an official language of the country. तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स की, ताकि तमिल को भी, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए, ठीक है, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी. द डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड. बट उनकी ये जो मांगे थी, राइट, उनकी क्या मांगे थी कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो इन गेटिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, और उनकी ये डिमांड थी कि तमिल शुड ऑल्सो बी रिकग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. तो ये सारी जो डिमांड थी, जो वो लोग सारे श्रीलंकन तमिल्स गवर्नमेंट के आगे रख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? ये सारी डिमांड्स को डिनाई कर दिया. उन्होंने उनकी इनमें से कोई भी मांगे पूरी नहीं करी. किसने? जो आपकी सिन्हेला स्पीकर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं करी श्रीलंकन तमिल्स की. By 1980s, the political party organizations were formed, demanding an independent Tamil Illam in the north and east part of the country. तो यहाँ क्या लिखा है इस पॉइंट पर कि 1980s तक बहुत सारी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंकन तमिल्स ने फॉर्म कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने क्या मांगा? ठीक है, अगर आप हमें राइट नहीं दे सकते, तुम लोग हमें हमारी लैंग्वेज को कोई दर्जा नहीं दे सकते, तुम लोग हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते इन गेटिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, तो गिव अस आर इंडिपेंडेंट तमिल एल्लम. तो यहाँ तमिल एल्लम का क्या मतलब है? एल्लम एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेट, यानी हमें तुम अपना एक स्टेट दे दो जहां पर सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स रहेंगे, इंडियन तमिल्स भी, मतलब सिर्फ तमिल स्पीकर्स रहेंगे, ठीक है, तो तुम हमें ऐसा अपना वो दे दो, हमारा पार्ट दे दो. यानी एक तरह से पार्टीशन की ही बात हो गई यहाँ, राइट. तो उन्होंने कहा मांगा अपना ये तमिल एलम, एलम का मतलब बचा स्टेट, तो एलम उन्होंने मांगा इन दी नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि ज्यादा श्रीलंकन पॉपुलेशन कौन से पार्ट में रहती थी? हमने अभी पढ़ा था, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपके श्रीलंकन तमिल सबसे ज्यादा रहते थे, उनकी पॉपुलेशन वहीं होती थी. तो इसलिए उन्होंने कहा इस डोमिनेंट गवर्नमेंट से कि तुम लोग हमें हमारा इंडिपेंडेंट तमिल एल्लम मतलब तमिल स्टेट जहां पर सिर्फ तमिल रहेंगे, वो वाला स्टेट तुम हमें दे दो, जो है नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. Distrust between the two communities turned into a widespread conflict. Soon it turned into a civil war. Thousands of people were killed from both the communities. तो यहाँ ये जो डिस्ट्रेस्ड, ये जो टेंशन का माहौल था इन दो कम्युनिटीज के बीच में, ये बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बन चुका था, राइट, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था, सिविल वॉर में टर्न हो चुका था. और इससे क्या हुआ? बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जान गई थी फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, चाहे वो सिन्हेला हो या तमिल स्पीकर्स हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई थी. Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. तो अभी आप आगे पढ़ोगे, आई गेस कि इकोनॉमिक में आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, मतलब श्रीलंका की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी, बहुत ही तेज श्रीलंका डेवलप हो रहा था, एकदम डेवलप नेशन बनने आ चुका था. पर जब उन्होंने ये पावर शेयरिंग का जो
थिंग थी, ये जो पावर शेयरिंग थी, उन्होंने इस पावर शेयरिंग को हल्के में लिया और पावर शेयर नहीं करी बिटवीन दी माइनॉरिटी विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसलिए उनका जो सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो रुक गया था। ऑफ कोर्स किसी कंट्री में इतना टेंशन का माहौल है, सिविल वॉर चल रहा है जिस कंट्री में, वो कंट्री कभी आगे बढ़ नहीं सकती, राइट। तो सिविल वॉर की वजह से उनका जो भी सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने इतना अच्छा किया था वो सब वहीं रुक गया, राइट। फाइनली ये जो सिविल वॉर था आपका वो 2009 में एंड हुआ। यू कैन इमेजिन 2009 में आपका श्रीलंका का सिविल वॉर एंड हुआ, जस्ट बिकॉज दे हैव डिनाइड द रूल ऑफ पावर शेयरिंग। ओके बच्चा, ये बात समझ आ गई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज टेल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो अब हम आगे चले, राइट। Leaders adopted different and innovative ideas. They recognized differences in their countries. तो यहाँ हमें ये बताया है कि बेल्जियम ने कुछ एकदम अलग आइडिया सोचा, उन्होंने अपनी कंट्री में डिफरेंसेस को समझा। यहाँ जो मैंने कम्युनिटीज लिख दिया है वहाँ बेसिकली कंट्री आएगा, कंट्री। ओके, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो बेल्जियम के लीडर्स ने ये समझा कि ऑफ कोर्स अगर हमें हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस चाहिए तो हमें हमारे जो कंट्री में ये जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, उनको समझना पड़ेगा और उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live within the same country. Very important. तो बेल्जियम लीडर्स ने 1970 और 1993 के बीच में इतने सालों में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड यानी चेंज करना। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ताकि वो कुछ ऐसा सोच सके, वो कुछ ऐसा कर सके जिससे सारे ग्रुप्स, सारी एथनिक कंपोजिशन जो है, सारी कम्युनिटीज एक साथ पीसफुली ही एक कंट्री में रह सकें। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कुछ पॉइंट्स थे जो बेल्जियम लीडर्स ने अपनी कंट्री में अडॉप्ट किए। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच and French speaking ministers shall be equal in the central government. So very important. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। सो यानी अगर 50 मिनिस्टर्स डच के हैं तो वहीं 50 मिनिस्टर्स फ्रेंच के भी होंगे, इक्वल होगा। तो यहां से इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है, राइट, परफेक्ट। Some special laws were made for each other, but no special power or privileges were given to any of the communities. Again, this word is also important. Everything which I have written, no here bacha, it is important. Okay, some special laws were made, यानी कुछ स्पेशल लॉज बने थे दोनों ही कम्युनिटीज के लिए, सबके लिए स्पेशल लॉज बने थे, बट किसी भी कम्युनिटी को कोई भी स्पेशल पावर या प्रिविलेजेस नहीं दी थी, राइट। ऐसा नहीं था कि डच स्पीकिंग, चलो भाई डच स्पीकिंग तुम कंट्री में पूरी में मेजॉरिटी में हो तो तुम्हें हम स्पेशल पावर्स दे देते हैं, या फिर तुम जो फ्रेंच हो, तुम लोग रिच हो तो तुम्हें स्पेशल पावर्स दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी पावर्स, कोई भी प्रिविलेजेस किसी भी कम्युनिटी को, वेदर इट्स डच, फ्रेंच या 1% जर्मन, किसी को भी नहीं मिले थे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, वेरी ग्रेट। Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. Again very important. तो यहाँ ये एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आएगा like what were the measures adopted by the Belgium leaders और accommodation in Belgium को एक्सप्लेन करो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने के आएंगे 5 मार्कर में, या आपको जो अभी मैंने मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पढ़ाया वो भी 5 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमें नहीं भूलना है कि इस साल हमें 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है।
सो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी थी, राइट? दो रीजन्स की, कौन से दो रीजन्स? एक तो फ्लेमिश रीजन जहां पर आपके डच पीपल रहते थे, और वेलोनिया रीजन जहां पे आपकी फ्रेंच, एक तो फ्लेमिश रीजन जहाँ पे आपके डच स्पीकिंग लोग रहते थे, और वेलोनिया रीजन जहाँ पे आपके फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट स्टेट्स थे, राइट, सिटीज थी, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट को भी ज्यादातर पावर्स किसकी दे चुकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहां सबऑर्डिनेट का मतलब बच्चा ये होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं थी, राइट? वो डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ कंट्रीज में कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे अपनी विल इंपोज करता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है स्टेट गवर्नमेंट वही करता है। तो वहां भी ट्रू डेमोक्रेसी या ट्रू पावर शेयरिंग नहीं होती, राइट? तो यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ both the two regions, right, of the country, and the state government are not subordinate to the central government. Brussels has a separate government. Very important. These lines are very important. Okay, so Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. French speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has also accepted equal representation in the central government. तो यानी अब ब्रुसेल्स में, अभी हमने पढ़ा था कि ब्रुसेल्स में तो एक स्पेशली प्रॉब्लम थी, राइट? जो क्योंकि वहां फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, जो माइनॉरिटी में इन द होल कंट्री, और डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी में है होल कंट्री में, वो ब्रुसेल्स में ही माइनॉरिटी में थे, राइट? तो इसलिए ब्रुसेल्स की तो एकदम अलग सेपरेट गवर्नमेंट थी इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगेन ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी, बट वहां भी दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी थी, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर आर इक्वल। तो पूरी कंट्री में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है मिनिस्टर्स की, इक्वल मिनिस्टर्स, राइट? इक्वल मिनिस्टर्स हैं कंट्री में भी, और आपकी ब्रुसेल्स में भी आपके इक्वल मिनिस्टर्स हैं। तो आपकी ब्रुसेल्स की एकदम अलग गवर्नमेंट थी, जहां पर दोनों ही कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि ब्रुसेल्स में तो मेजॉरिटी में फ्रेंच पीपल थे, तो फ्रेंच पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए अडॉप्ट करी, इसलिए एक्सेप्ट करी, क्योंकि बेल्जियम में पूरी कंट्री में भी डच स्पीकर ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट करी। तो यानी देख रहे हो आपके, अगर आप फ्रेंडशिप का हाथ किसी से आगे बढ़ाते हो तो ऑफ कोर्स दूसरा भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। तो यहाँ यही बात बताइए कि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, डच ने बोला, डच ऑफ कोर्स डच पूरी मेजॉरिटी में है ना पूरी कंट्री में, तो डच स्पीकिंग कह सकते हैं कि नहीं हम मेजॉरिटेरियन फॉलो करेंगे, बट डच पीपल ने कहा नहीं होंगे, इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। तो वहीं ब्रुसेल्स में फ्रेंच पीपल ने भी ये आइडिया को एक्सेप्ट किया। ओके, परफेक्ट। Apart from the central government and state government, there is a third kind of government. My goodness, so many government. पहली गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट। कौन से दो रीजन्स की? फ्लेमिश और वलोनिया रीजन की। तीसरी गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स की, जो ब्रुसेल गवर्नमेंट है वो अलग ही है। और बाकी आपके फोर्थ टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी आ चुके हैं यहाँ, विच इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी से ही नाम से समझ आ रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये हर कम्युनिटी की, चाहे वो आपका डच हो, चाहे वो आपका फ्रेंच हो, या चाहे वो आपकी 1% जर्मन हो, ठीक है, तो सबकी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है। डच की भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच की भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और जर्मन की भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उनके लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व आउट करती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा मॉडल, अब इतना सब कुछ, इतनी राइट्स मिल रही है, एक्सटेंसिव इक्वालिटी मिल रही है यहाँ, तो ऑफकोर्स कहीं भी कोई लड़ाई का सवाल ही नहीं। तो एकदम पीस है पूरी कंट्री में, पीस इज देयर, है ना? तो दैट्स व्हाई हम बेल्जियम को मोस्ट पीसफुल कंट्री भी कहते हैं, राइट? या ओके, तो ये बात मैंने यहाँ इस पॉइंट में बताई है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। यहाँ डच स्पीकिंग भी लिखना था, नो प्रॉब्लम, आप लोग समझ गए होंगे, राइट? तो यहाँ ये बताया है कि अगर फ्रेंच की कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट है, अगर फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है,
तो वो उसे कौन इलेक्ट करेगा? फ्रेंच पीपल विल ओनली इलेक्ट, ठीक है, डच पीपल इलेक्ट नहीं करेंगे। आई होप तो ये बात तो सबको समझ ही आई होगी। ओके, तो ओनली people belonging to that community will only elect their community government. Okay, when many countries of Europe came together to form European Union, very important, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, where is European Union situated? ठीक है, Brussels was chosen as its headquarters. तो यानी क्वेश्चन आएगा, where is European Union's headquarter is situated? It is in Brussels. राइट तो ब्रुसेल में जहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी वहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। You can imagine, just because the Belgium leaders understood that, power sharing is the very important thing in democracy. अगर आप डेमोक्रेसी कर रहे हो, राइट, अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी रूल है और पावर शेयरिंग नहीं है, तो डू यू थिंक कि वो कोई ट्रू डेमोक्रेसी है? नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइना का एग्जाम्पल लूँ, चाइना को लोग कहते हैं, राइट, चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, बट चाइना में सिर्फ हमेशा एक ही गवर्नमेंट का रूल है, विच इज योर चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल होता है, राइट। तो वहां कोई पावर शेयरिंग का रोल ही नहीं है, वहां पावर शेयरिंग नहीं होती। और जहां पर पावर डिवाइडेड नहीं है, जहां पर पावर लोगों को इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इक्वली मिली ही नहीं है, तो वहां ट्रू डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। Okay, so with this we have completed accommodation in Belgium also, right? So it's a general reminder कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद, of course मैंने सारे NCERT के पॉइंट्स ही इंक्लूड करे हैं, बट of course अगर आप एक NCERT की थरो रीडिंग भी करोगे so it would be beneficial for you, ताकि आपकी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगी। ओके, राइट, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी आपका अगर मैं देखूँ तो आपका सिर्फ why power sharing is desirable and types of power sharing, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दो टॉपिक्स हैं वो ही लेफ्ट हैं। ओके, नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी हमने इतना कुछ देखा कि आपकी बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या हुआ। बेल्जियम ने एकदम अच्छे से इनोवेटिव आइडिया से अपने प्रॉब्लम को सुधारा, राइट, प्रॉब्लम जो थी उसको एकदम अच्छे से उन्होंने हैंडल किया, अपनी सिचुएशन को हैंडल किया, वेयरएज श्रीलंका ने अपनी सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर लिया, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों चाहिए, तो ये भी एक 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों हमें करनी चाहिए, इसके दो मेन रीजंस है। पहला तो है प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरा है मॉरल रीजंस। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिखना है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस, पहले प्रूडेंशियल रीजंस मार्क करने एंड देन द मॉरल रीजंस। ओके, तो पहले हम प्रूडेंशियल रीजंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब, प्रूडेंशियल रीजंस में आता है कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स अगर पावर शेयरिंग होगी तो लड़ाई के चांसेस तो कम ही हो जाएंगे ना, है ना। हमने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड एंड इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, राइट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स विल ऑफन लीड टू वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे ऐसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कुछ कम्युनिटीज के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ऑफकोर्स वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बिच्छा मतलब होता है कि जैसे भी हमने श्रीलंका के बारे में देखा था कि श्रीलंका का एक टेरिबल सेटबैक हो गया था, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम रुक गया था, तो यानी वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, पॉलिटिकल सारा इंस्टेबल हो गया था सब कुछ, राइट। डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर द अदर कैन बी अवॉइडेड, ऑफ कोर्स। तो ये सारी रीजंस जो मैं दे रही हूँ प्रूडेंशियल रीजंस में आते हैं। हमें क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, बिकॉज डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर कैन बी अवॉइडेड। ये जो डोमिनेंसी का रूल है, राइट, ये अवॉइड किया जा सकता है। इट हेल्प्स टू इंश्योर यूनिटी इन द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा कि उन्होंने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया, इसलिए उनके यहाँ क्या है, यूनिटी है, मोस्ट पीसफुल कंट्री है, राइट। इतनी कम्युनिटीज भी एक साथ पीसफुली रहती हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट डिनाइड द ऑप्शन ऑफ पावर शेयरिंग।
मॉरल रीजंस पे बढ़ते हैं, तो प्रूडेंशियल रीजंस में मैंने आपको ये 5 पॉइंट दे दिए हैं। मॉरल रीजंस है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effect. People have the right to be consulted on how they need to be governed. तो moral से मतलब ही हमें समझ आता है कि कुछ मॉरल वैल्यू देना, राइट। तो यहाँ मॉरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग एसेंस है डेमोक्रेसी का, राइट। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स मैंने बताया कि डेमोक्रेसी है और पावर शेयरिंग नहीं है तो वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, बाय गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ चाइना, राइट। तो ये बात समझ में आ गई कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी में क्या है, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी। अगर आपकी डेमोक्रेसी है तो ऑफ कोर्स पीपल हैव द राइट ना, कि पीपल को कैसे गवर्न होना है, उनको कौन सा रूलर चाहिए, तो वो ये उनकी विल होती है। तो इसलिए अगेन पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे नीड टू बी गवर्नड। सो दीज रीजन्स आर वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। इनसे हम समझ रहे हैं कि क्यों हमें पावर शेयरिंग चाहिए। अगर हमें हमारी कंट्री की ग्रोथ चाहिए, हमारी कंट्री को हमें प्रॉस्पर करना है, आगे बढ़ाना है, तो पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर शेयरिंग के 2 रीजन्स है आपके, प्रूडेंशियल रीजन्स एंड मॉरल रीजन्स, ठीक है। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize that the very act of power sharing is valuable. तो यानी आपकी ये बुक का लास्ट कुछ लाइन है जो मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ ये लिखा है कि prudential reasons किस चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं कि अगर आपका जो आपकी अगर पावर शेयरिंग होगी तो बेटर आउटकम्स आएंगे, है ना। ये रीजंस हमें, ये जो यहाँ रीजंस मैंने बताए, इससे हमें यही तो पता चल रहा है कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम्स मिलेंगे, है ना, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिमिलरली मॉरल, तो प्रूडेंशियल रीजंस मतलब बेटर आउटपुट्स आएंगे, और मॉरल रीजंस का मतलब होता है कि पावर शेयरिंग का ये जो एक्ट है, पावर शेयरिंग ये जो चीज़ है ये वैल्यूएबल है, राइट। ऑफ कोर्स वैल्यूएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है पावर शेयरिंग, राइट। तो आई गेस इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वी विल डू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ओके। तो आई गेस आपको समझ आ रहा होगा बच्चा, राइट, परफेक्ट। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ हम यहाँ पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग कितने अलग अलग टाइप्स में हो सकती है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग ऑफ पावर इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर एंड दैट इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। अ सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर मतलब डिवाइड कर देना पावर को इक्वली, और अगर हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, आधा आधा बांट रहे हैं सब में, तो उसका मतलब तो ये हो जाता है कि वीकनिंग ऑफ द कंट्री। हाँ, ऑफ कोर्स ये ऐसे हम लोग, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर इक्वल्स टू डिवाइडिंग ऑफ द पावर एंड दैट इज इक्वल टू वीकनिंग ऑफ अ कंट्री। अ सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट। और जो आप अभी सोच रहे हो, आप में से अगर ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा सोचा जाता था पहले पास्ट में। इट वाज अज्यूम्ड दैट ऑल power of a government must reside in one person or a group of persons located at one place. Otherwise, it would be very difficult to make quick decisions and to enforce them. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पहले में लोग ये सोचते थे कि गवर्नमेंट के पावर को, सारी गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक ही पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ऊंची पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट पर जो आदमी बैठा है उसके पास ही सारी पावर होनी चाहिए। दैट वाज अज्यूम्ड। क्योंकि अगर पावर सिर्फ एक पर्सन के हैंड में रहेगी तो वो पर्सन, तो उस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पावर होने के हिसाब से वो जल्दी जल्दी क्विक डिसीजंस ले सकेगा, राइट। तो ये सोच थी। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पावर एक ही पर्सन के हैंड में होती है तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से खुद जल्दी जल्दी कर सकता है, बट वो उस पावर का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। But these notions मतलब ideas, but these ideas have changed with the emergence of democracy. पर जब democracy, a type of government आई, तब ये जो सारे ideas थे ये सब कुछ बदल गए।
Everyone has a voice in shaping public policies and very important, everyone, हम सब, we know that democracy is of the people, for the people and by the people, right? तो democracy में people have the right to be consulted in decision making. People के पास ही सारी पावर होनी चाहिए, हम लोगों के पास ही सारी अथॉरिटी, सारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. Very important. Of democracy, what is the meaning of democracy? In which rulers are elected by people. Right? We elect our representatives by casting a vote. That means कि political powers citizens के बीच में distributed होनी चाहिए. Right? तो अब हम यही देखेंगे कि कैसे ये जो power है ये distributed है. Okay? Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. तो ये तो मैंने आपको चैप्टर के जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग इज केयरिंग. तो हमारी कंट्री में कैसे पावर शेयर होती है among different organs of our government. राइट, हमने देखा है कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर हमारे लॉज बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय legislature and judiciary resolves all the disputes and conflicts. राइट, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है. पावर ना ही किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के हाथ में है. पावर तीनों के पास इक्वली डिवाइडेड है. इक्वली यहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी पावर लेजिस्लेचर के हाथ में है उतनी ही पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के भी हाथ में है. This is called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such separation ensures that none of the organs can exercise unlimited powers. Each organ checks the other. This arrangement is called a system of checks and balance. Now this is very, very important. All these last 2 slides are very important, so pay ultra attention, okay? सो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि पावर हमारे 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है. ऑफ कोर्स वी नो दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यानी इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. यहाँ है आपका लेजिस्लेचर, यहाँ है आपका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड पर है आपका जुडिशरी. राइट, हमने यही इमेज देखी थी फर्स्ट स्लाइड में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर है या जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है. ऐसा किसी के पास नहीं है. ऑल ऑफ देम हैव इक्वल पावर्स. राइट, जितनी पावर जुडिशरी या लेजिस्लेचर के पास है उतनी ही पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी है. यानी इस सिस्टम को तभी ने हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहा है. राइट, तो such separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Very important. जब ऐसा सेपरेशन होता है पावर का, तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर रहा है या ज़्यादा दादागिरी नहीं दिखा रहा है. राइट, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ. राइट, तो such separation ensures organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. Very important. Right, ये तीनों ऑर्गन जो है आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं. राइट, कि इसने अपना काम सही से किया या इसने किया, इसने कुछ गलत काम तो नहीं किया. सो दिस इज बेसिकली दे ऑल आर चेकिंग ईच अदर. ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. तभी हम इसे कहते हैं, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम यहाँ अरेंजमेंट में दिखाई देता है ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट. राइट, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, विच इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. तो ये जो पावर शेयरिंग है ये डिफरेंट लेवल्स पे हमारी कंट्री में भी शेयर होती है. यहाँ हमने देखा पहले वाले में कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो हमारी एकदम लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, जो हमारे विलेजेस में होती है, टाउन्स में होती है, उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट. तो 3 टाइप की गवर्नमेंट है, विच इज़ यूनियन और सेंट्रल. राइट, सेंटर गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट.
जो आपकी पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म है। देन है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो हर स्टेट की अलग अलग होती है, राइट। यूपी की गवर्नमेंट अलग है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अलग है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। देन लास्ट विलेजेस और टाउन्स में आपकी गवर्नमेंट होती है, उससे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट हम उसे कहते हैं। तो स्टेट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, तो ये आपके 3 लेवल्स हो गए। यानी अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबके पास सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो पूरी कंट्री की है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स की हैं। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के बाद सबसे कम पावर होती है। तो यहाँ डिफरेंट ऑर्गन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जैसा सिस्टम नहीं है, वहाँ तो सबके पास इक्वल पावर थी। बट यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में कि सेंटर के पास थोड़ी अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी अलग है, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी कुछ अलग से पावर्स हैं। तो यानी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि लोकल गवर्नमेंट के पास भी उतनी ही पावर है जितनी हमारी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के पास है। आगे ये बात समझ? परफेक्ट, राइट। A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level which is called the federal government. या अब आप ये जो चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर मैंने दिखाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, आपका पावर सेंट्रल के सबसे ज़्यादा पास है और लोकल के पास सबसे कम है। इस फॉर्म ऑफ डिवीजन को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, राइट। दिस इज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें आपका नाम है फेडरलिज्म। अब जैसे कि पहली वाली डिवीजन ऑफ पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो था, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे, जो सेम लेवल पर है। बट अब हम देखेंगे कि ये जो पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये जो आपका है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और आपका पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स को आप क्या कहते हो? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों कहते हो? क्योंकि वर्टिकल है, ऐसे है, सीढ़ियों की तरह है। सबसे पहले क्या आता है? सेंटर, तो सेंटर सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या आता है? स्टेट। उसके बाद क्या आता है आपका? लोकल। तो इसलिए हम कहते हैं इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। परफेक्ट। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में तो हमने यही पढ़ा है, राइट। सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप्स, ओके। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स हमने बेल्जियम की जब हम केस स्टडी पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा कि वहाँ एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन से इशूज़ के लिए लड़ती थी? फॉर द लैंग्वेज रिलेटेड एंड एजुकेशन, और उनकी कम्युनिटी के रिलेटेड इशूज़ पर वो गवर्नमेंट अपना काम करती थी, राइट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहीं कंट्रीज में होती है, फॉर एग्जांपल बेल्जियम, जहाँ पर पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड है। तो वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट थी अपनी, डच की अलग थी, फ्रेंच की अलग थी, जर्मन स्पीकिंग पीपल की अलग थी, राइट। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। ऑफ कोर्स अगर आप एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते हो तो उनसे फेयर शेयर, मतलब एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है माइनॉरिटीज को, जो कि बेल्जियम ने किया, राइट। बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई तो उन्हें क्या मिला? उनकी जो माइनॉरिटीज थी उनके यहाँ, सच एज जर्मन एंड फ्रेंच, उनको फेयर शेयर मिला पावर शेयरिंग में, ओके। परफेक्ट। तो अब हम आगे बढ़े, द लास्ट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. When two or more parties form an alliance to contest elections and if they get elected, they form a coalition government and thus share power. तो यानी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है वहाँ पर 4 आएगा, बेसिकली इट्स 4। Okay, so power sharing arrangements can also be seen in a way the political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. हमें पता है कि कभी कभार हम जब इलेक्शंस में वोट करते हैं, राइट, तो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्लियर पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, राइट। हमारी कुछ सीट्स होती हैं, हमें कुछ सीट्स होती हैं 250 समवट लाइक
कुछ सीट्स होती हैं हमें जीतना होता है, राइट। तो अगर किसी भी पार्टी को एक ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिलती है सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तब क्या होता है बच्चा, तब ये होता है कि जब किसी को ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी ए, बी और सी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे थे। ए को मिले आपके 30 वोट्स, 30 सीट्स मिली इलेक्शंस में, whereas बी को सिर्फ मिली 20। वहीं आपकी जो सी थी उसको मिली somewhat like you know let's take 40 मिली, राइट। बट अब क्या हुआ, आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए थे 60 सीट्स, राइट, 60 सीट्स चाहिए थी। तो आपकी पार्टी बी और सी ने क्या किया, उन दोनों ने एक मेजॉरिटी बना ली, ठीक है, मेजॉरिटी बना ली, बी प्लस सी अलायंस बना ली और उनको 60 वोट्स मिल गए, क्योंकि 20 इसके और 40 इसके, तो उनको एक क्लियर कट मेजॉरिटी मिल गई, राइट। तो यानी वो लोग जीत गए। तो कुछ हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक अपना अलायंस बना लेती हैं, मतलब वो बिफोर इलेक्शन से कुछ पार्टी पहले से ही मिल जाती है, जिन्हें पता होता है कि हम हारेंगे ही, तो हम इससे अच्छा है हम एक मेजॉरिटी मतलब एक अलायंस बना लेते हैं। तो वो पहले से ही अपनी एक अलायंस बना लेती हैं और फिर वो अपने इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं, ठीक है। और जब अगर वो इलेक्टेड हो जाते हैं, यानी वो जीत जाते हैं इलेक्शंस में, तब इन दोनों की सरकार बनेगी, क्योंकि इन दोनों ने मिलके जीता है ना इलेक्शंस। तो जब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें बनती हैं तब इसे हम नाम दे देते हैं कोलिजन गवर्नमेंट का, कोलिजन गवर्नमेंट का। आई बात समझ, पक्का, परफेक्ट, ग्रेट। तो यहाँ आपको समझना है कि अलायंस बनती है इलेक्शन से पहले और कोलिजन गवर्नमेंट बनती है जब आप जीत जाते हो, इलेक्शंस को जीत जाते हो, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, मेरा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क है, बट या आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, ठीक है। आप मेरी वीडियो को बस ऐसे ही पसंद करते रहिए एंड इफ़ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल आई वॉन्ट दैट यू गाइज शेयर इट अहेड सो दैट मोर पीपल कैन come. So okay, with this we have completed our chapter and बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है इस चैप्टर को पढ़ाने में। पहले इतनी सारी प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने एंड देन आई हैव टू टॉट, सो या बट हो गया सब कुछ जस्ट बिकॉज कि मुझे आप लोगों को एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी थी। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा है बट मैंने एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसे मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि आप लोग इतने बड़े हो कि आप लोग खुद समझ जाओगे, नो, मैंने सब कुछ अपनी तरीके से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने का सोचा है। और अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ बनाया, इतनी लंबी वीडियो देखी है, सो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, आई एम ग्रेटफुल एंड काइंडली लाइक if you really loved my work and share your feedback in the comment section and share this video to others as well. Bye bye, see you soon.